हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज जिया वर्मा। आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी एट एके क्लासेस। एंड जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से हमने स्टार्ट किया है आर PYQ सीरीज इन विच वी आर गोइंग टू कवर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स। बेसिकली आई विल बी कवरिंग योर होल बायोलॉजी। पास्ट 20 ईयर्स तक के PYQs हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं कि मैंने स्टार्ट किया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर से। अब देखो, ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम जेनेटिक्स में ही आती है। ठीक है, सो जेनेटिक्स का पहला ही चैप्टर हमने आज से स्टार्ट किया है। ठीक है, साथ में स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करना। आई स्टार्टेड फ्रॉम 2026 एंड जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे को पुराने साल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, सो ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, 2026 का क्वेश्चन है, ये अभी आया था रिसेंटली। इन अ पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हॉपर्स सम मेंबर्स possess 23 chromosomes एंड सम अदर possess 24 chromosomes। ठीक है, तो 23 एंड 24 chromosomes bearing members in this species are। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ग्रास हॉपर की जो पॉपुलेशन है उसमें बताना है कि मेल्स का जीनोटाइप कैसा होता है, फीमेल्स का जीनोटाइप कैसा होता है। ये पता होने के बाद हमको समझ आएगा कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें है एंड 24 किसमें। तो देखो, ग्रासहोपर्स की केसेस में हम बात करते हैं कि XO टाइप ऑफ पैटर्न हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, राइट। तो फीमेल्स में 22 ऑटोसोम्स के साथ 2 एक्स क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेल्स में क्या होता है कि 22 ऑटोसोम्स के साथ एक एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ में इसी को हम XO बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब काउंट करो 22, 23 एंड 24। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हुए? 24। एंड मेल्स में काउंट करें तो 22 प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम मतलब टोटल क्रोमोसोम्स 23। तो ये हमसे पूछा है। अब बता देंगे हम कि 23 तो प्रेजेंट है हमारे मेल्स में एंड 24 प्रेजेंट है हमारी फीमेल्स में, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि the sixth mutant codon of beta globin gene causing polymerization of hemoglobin and change in RBC shape is। तो देखो, सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि नॉर्मल आरबीसी की जो शेप है वो बाद में सिकल शेप में कन्वर्ट होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक जगह पे एक म्यूटेशन दिखाई देती है। तो हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन में सिक्स्थ पोजीशन में एक म्यूटेशन देखने को मिलती है, जहां पे GAG की जगह पे GUG आ जाता है। तो ए की जगह पे सिर्फ यू आ। ठीक है, GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए एंड GUG कोड करता है हमारे वैलिन के लिए। तो AG अगर होगा तो कोड करेगा ग्लूटामिक और UG होगा तो वैलिन के लिए कोड करेगा। इसी की वजह से क्या होता है, जो अमीनो एसिड में ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है, इसी इसकी वजह से आरबीसी की शेप नॉर्मल से चेंज होके सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही पूछा हमने कि सिक्स्थ म्यूटेंट कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन बताओ कौन सा है। तो ये क्या है हमारा नॉर्मल कोडोन, और म्यूटेंट कोडोन हमको ये देखने को मिल रहा है। तो मतलब GUG विल बी आर म्यूटेंट कोडोन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, GUG हमारा म्यूटेंट कोडोन है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद O ब्लड ग्रुप वेयर बोथ मदर एंड फादर आर हेटेरोजाइगस फॉर A एंड B ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। तो देखो, सबसे पहले हम जीनोटाइप लिख लेते हैं। O ब्लड ग्रुप है तो मतलब स्मॉल आई स्मॉल आई। देखो, मैं बता देती हूँ कि जो हमारी जीन आई होती है उसके 3 अलील्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन होता है। तो मतलब एक है IA, एक है IB और एक है स्मॉल आई। तो IA एंड IB कोडोमिनेंट होते हैं। अगर ये साथ में प्रेजेंट होंगे तो मतलब क्या है, इसका मतलब कि कोडोमिनेंस मतलब दोनों साथ में डोमिनेंस शो करेंगे। ठीक है, और अगर आई है तो स्मॉल आई इज रिसेसिव। तो जाहिर सी बात है कि अगर जीनोटाइप O दिया है, मतलब ब्लड ग्रुप O दिया है, तो हमारे स्मॉल आई जीन्स अलील्स प्रेजेंट होंगी। और हेटेरोजाइगस का मतलब इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल IA एंड स्मॉल आई एंड कैपिटल IAB, कैपिटल IB एंड स्मॉल आई। ये तो होगा जीनोटाइप्स।
तो पूछा है कि बताओ ओ ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी बताओ हमको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम पनेट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पनेट स्क्वायर से हम प्रोबेबिलिटी का पता चलवा लेते हैं। कैसे होगा सॉल्व? एक साइड लिख लो आप एक जीनोटाइप और दूसरी साइड लिख लो आप दूसरे वाला जीनोटाइप। तो यहाँ पे क्या आएगा? IA IB, IBI, IA स्मॉल आई, स्मॉल आई। सिर्फ इस केस में हमको देखने को मिलेगा ब्लड ग्रुप ओ। और ये हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 1/4, यानी कि 1/4 हमको देखने को मिल रहा है ओ ब्लड ग्रुप आने के चांसेस। 1/4 क्या होता है? 25%। तो क्या ऑप्शन में 25% दिख रहा है हमको? तो मतलब ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, 25% प्रोबेबिलिटी होगी हमारी ओ ब्लड ग्रुप आने की। यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? अगर ए और बी साथ में प्रेजेंट है तो मतलब ए बी। अगर कैपिटल ए और स्मॉल आई साथ में प्रेजेंट है तो मतलब ए ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप होगा और यहाँ पे ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप होने के चांसेस 25%। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लूटामिक। अभी तो किया था हमने क्वेश्चन सॉल्व कि अगर ग्लूटामिक एसिड से चेंज होकर अमीनो एसिड वैलिन आ जाए तो कौन सा डिसीज कॉज होता है? सिकल सेल एनीमिया कॉज होता है, राइट? सो दिस इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख रहे हो कि एक ही साल में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज बहुत ज्यादा है इस चैप्टर की। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रेफरेंस टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी? हनी बीज के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज हमको पता होनी चाहिए कि हनी बीज के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब हनी बीज में जो फीमेल्स होती हैं दैट possess 32 chromosomes, while जो मेल्स होते हैं that possess 16 chromosomes only। ठीक है, तो मतलब अगर 32 क्रोमोसोम्स किसी हनी बी में है तो वो पक्का हमारी फीमेल होगी, और अगर 16 क्रोमोसोम्स है तो वो हमारे पक्का मेल्स होंगे। अब देखो, मेल्स के पास ऑलरेडी आधे क्रोमोसोम है फीमेल से, तो मतलब अगर मेल्स को अपने स्पर्म्स बनाने हैं तो उसको बनाने पड़ेंगे माइटोसिस की हेल्प से। माइटोसिस की हेल्प से स्पर्म बनाने पड़ेंगे ताकि 16 क्रोमोसोम्स तो एटलीस्ट इंटैक्ट रहे। अगर 16 क्रोमोसोम्स भी इंटैक्ट नहीं रहेंगे तो फिर मतलब तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? और माइटोसिस हमको क्या बोलता है कि माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिविजन, यानी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है सेम टू सेम नेक्स्ट वाले सेल में चले जाएंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, सो दैट इज हमारा माइटोसिस। मतलब मेल स्पर्म्स बनाएंगे किससे? माइटोसिस की हेल्प से। अब देखो, फीमेल्स में अगर एग्स का प्रोडक्शन होगा तो फीमेल्स में एग्स का प्रोडक्शन होता है मियोसिस की हेल्प से। और मियोसिस तो हमको पता है कि मियोसिस इज आर रिडक्शनल डिविजन। रिडक्शनल डिविजन में क्या होता है? जितने क्रोमोसोम्स हैं उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे गैमीट्स में आएंगे। तो देखो 32 है तो मतलब 16 एंड 16 क्रोमोसोम इन ईच गैमेट आ जाएंगे। गॉट इट? अब देखो क्या होगा कि अगर ये एग और ये स्पर्म आपस में फ्यूज कर लेंगे तो अगेन एक 32 क्रोमोसोम का इंडिविजुअल बन जाएगा। और अभी तो मैंने बताया कि अगर 32 क्रोमोसोम का इंडिविजुअल बन रहा है दैट मीन्स वो पक्का क्या होगा? फीमेल होगा। अब देखो, ये वाला जो एग बच गया है ना, ये अगर पार्थिनोजेनेसिस कर ले, ठीक है, अगर ये पार्थिनोजेनेसिस कर ले, ठीक है, तो उससे बनता है पार्थिनो जेनेसिस। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस कर ले तो उससे बनेगा अगेन 16 क्रोमोसोम का इंडिविजुअल, और 16 क्रोमोसोम जिसमें है वो तो हमारा मेल होता है। ठीक है, तो जस्ट समझाने के लिए मैंने समझा दिया है। आई थिंक अब इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? An offspring formed from the union of a sperm and egg develops as a female। तो अभी तो हमने पढ़ा कि अगर sperm and egg की यूनियन से होगी तो उसमें 32 क्रोमोसोम्स होंगे, दैट मीन्स वो हमारी फीमेल बनेगी। ठीक है, तो हमारी क्या बनी यहाँ पे? फीमेल। तो स्टेटमेंट ए तो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है कि एन अनफर्टिलाइज एग्स डेवलप्स एज अ मेल बाय पार्थिनोजेनेसिस। तो देखो, ये वाला जो एग है ये क्या फर्टिलाइज हुआ क्या? ये एक फर्टिलाइज तो नहीं हुआ। इसने कह रहा पार्थिनोजेनेसिस जिससे कि मेल का डेवलपमेंट हुआ, तो ये ऑप्शन भी सही है। एन अनफर्टिलाइज एग्स डेवलप्स एज अ मेल बाय पार्थिनोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? क्या इनसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? ए स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें से ये तो नहीं आएगा।
इसमें से और इसमें से, अभी भी इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है मेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ अ फीमेल। ये भी बात सही है, मेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एज कम्पेयर टू फीमेल। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय मियोसिस, गलत स्टेटमेंट है। मेल्स तो माइटोसिस करते हैं जिनकी हेल्प से हमारे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, तो मतलब डी स्टेटमेंट तो हमारी गलत है। तो जहां पे भी डी है सबसे पहले तो उसको काटो, ठीक है। ये दोनों तो कट गए, दैट मीन्स हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट बचा, ए बी सी एंड ई। लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। हनी बीज हैव अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। सबसे पहली बात ही हमने यही बोली कि हनी बीज के अंदर कौन सी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो, मैच द फॉलोइंग का है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, सिंपल। क्या बोल रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बात किया है। तो अभी तो हमने सबसे पहले को डोमिनेंस की बात कर ली, तो हम वही लगा देते हैं सबसे पहले। को डोमिनेंस किसमें बताया मैंने, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हमारा को डोमिनेंस प्रेजेंट होता है। तो क्या दिया है, क्या एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, यस। बी का तो फोर्थ दिया है, क्या इससे सॉल्व हो रहा है, वाह। बी का फोर्थ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया, मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने पढ़ा था कि फ्लावर कलर इन एंटीराइनम स्पीशीज की हमने बात की थी। एंटीराइनम मेजर्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमको देखने को मिलता है, जिसमें फ्लावर कलर, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से डिफरेंट फ्लावर का कलर आता है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी हमको पता है कि किसका एग्जाम्पल होता है, प्लियोट्रॉपी हमारा फिनाइल कीटोन यूरिया का एग्जाम्पल होता है प्लियोट्रॉपी। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमारा ह्यूमन स्किन कलर का एग्जाम्पल होता है इसमें, ठीक है। बात समझ आई, यही सब ऑप्शंस है। बी का फर्स्ट, देन प्लियोट्रॉपी का फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। ऑप्शन ए इज हमारा करेक्ट। ऑब्वियसली ए की बी से निकल गया था, कोडोमिनेंस पता है एबीओ, तो हमारा ऑप्शन निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखो, पेडिग्री का क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से। With the help of given pedigree, find out the probability of the birth of the child having no disease and being a carrier, ठीक है। तुम्हें बताना है कि कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है इसमें, F3 जनरेशन में। तो मतलब इसकी बात हो रही है F3 जनरेशन में, मुझे बताओ कि कैरियर्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो, पैटर्न देखो क्या है, पैटर्न तुमको क्या दिखाई दे रहा है, डोमिनेंट दिखाई दे रहा है या रिसेसिव दे रहा है, इस पेडिग्री में डिसीज का पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो, हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जो डिसीज है ना वो जनरेशन स्किप कर रही है, जनरेशन स्किप कर रही है। अगर डिसीज ने जनरेशन स्किप कर दी, दैट मीन्स वो डोमिनेंट तो नहीं हो सकती है, तो मतलब डिसीज तो पक्का रिसेसिव है। तो रिसेसिव में भी देखो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो वो कैसे पता करेंगे, कि देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इन सब में अगर तुम कैरियर्स को ध्यान से देखो, तो कैरियर्स को अगर तुम ध्यान से देखो तो सारी कैरियर्स फीमेल नजर आ रही है हमको। मतलब अगर तुम देखो कैरियर का कॉन्सेप्ट काम कैसे करेगा, कि अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक डिसीज्ड है यहाँ पे, ठीक है, एक लेट्स सपोज कि दिस वन इज डिसीज्ड अलील, दिस वन इज नॉर्मल, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम एक्स को इसको डिसीज दिखा, तो ये तो मेल पूरा का पूरा खुद डिसीज हो गया, ये कैरियर थोड़ी ना होगा, क्योंकि मेल्स के पास तो एक ही एक्स है, राइट। एंड फीमेल्स के पास दो एक्स हैं, एक एक्स के ऊपर हमारी डिसीज कॉजिंग अलील है, दैट मीन्स इसको हम कैरियर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न हमको नजर आ रहा है यहाँ पे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिसीज तो हमारी हमको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज जैसी नजर आ रही है। देखो कैसा होगा कि इन सारे बच्चों के बारे में बात हो रही है, इनके पेरेंट्स देखो कैसे हैं, एक कैरियर है और एक डिसीज्ड है, मतलब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दिस इज माय फीमेल पेरेंट ऑफ F3 प्रोजेनी, ठीक है। एंड ये मेरा है मेल पेरेंट ऑफ F3 प्रोजेनी, इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि हमें बताना है कि इन सब में से कैरियर कौन सा होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉसिबिलिटीज क्या है। इस तरीके से अगर मैं करूं तो एक्स ए, इसको और इसको साथ में करूं तो XAY, इसको और इसको करूं तो XAX, और इसको करूं तो XY, ठीक है। अब देखो, दिस इज डिसीज्ड फीमेल, दिस इज डिसीज्ड मेल, दिस वन इज अ कैरियर एंड दिस वन इज अ नॉर्मल मेल। दैट मीन्स इन चारों में से सिर्फ एक आ रहा है हमारा कैरियर, ठीक है। तो मैं इसको 1/4 लिख सकती हूँ, मतलब इन चारों बच्चों में से सिर्फ एक कैरियर नजर आ रहा है, तो मतलब मैं 1/4 लिख सकती हूँ। ऑप्शन में दिया है 1/4, यस, तो ऑप्शन में 1/4 इज करेक्ट।
ठीक है, आई होप हमको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक। तो पॉलीजेनिक ट्रेट के बारे में हमसे पूछा है। पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होता है, जिसमें ये देखो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर से मेंडेलियन जो पैटर्न होता है उससे एकदम अलग काम करती है। ठीक है, मेंडेलियन पैटर्न तो शो नहीं करती है। पर अगर मेंडेलियन पैटर्न शो नहीं करेंगी तो क्या मैं उसको बोल दूं कि वो नॉन मेंडेलियन पैटर्न शो करती है। ठीक है, तो हमको याद रहना चाहिए कि जो पॉलीजेनिक ट्रेट है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हमारा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। तो मेंडेलियन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्स लिंक्ड नहीं। ठीक है, हमारा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न हमारा शो होता है किसमें, पॉलीजेनिक ट्रेट के एग्जाम्पल्स में। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। देखो ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोल रहा है कि जीन्स आर एंड जीन्स वाई फॉलो इंडिपेंडेंट assortment. If R, Y produce round yellow seeds and small y produce wrinkled green seeds, what will be the phenotypic ratio of F2 generation? ठीक है, तो हमको बताना क्या है, phenotypic ratio बतानी है F2 जनरेशन की। देखो इसका एक तो तरीका है लंबे तरीके से सॉल्व करने का, जैसे तुम करते हो। ठीक है, ये पेरेंट्स दिए हैं, पेरेंट्स से गैमीट्स बनाओ, गैमीट से F1 जनरेशन बनाओ, F1 की सेल्फिंग कराओ, उससे क्या बनवाओ, F2 बनवाओ। पन्नेट स्क्वायर में काउंट कर लो कि कैसी कैसी फिनोटाइप आ रही है। एक तो बहुत लंबा तरीका है, बट क्या हमारे पास एग्जाम में इतना लंबा टाइम होता है पूरा का पूरा F2 तक जाके सॉल्व करने का? नहीं होता, राइट। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमें F1 की फिनोटाइपिक रेशियो पता है। देखो मेंडल के पी प्लांट वाले से याद रखो कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या आई थी। हमें अगर याद है कि हमारा आया था 3:1 करके कुछ आया था, जिसमें 3 प्लांट्स टॉल आए थे एंड एक प्लांट आया था हमारा, क्या आया था, ड्वार्फ आया था। तो अगर हमें इसकी फिनोटाइपिक रेशियो पता है तो हम बता सकते हैं कि 3:1 है ना। तो F2 की बताना इज वेरी सिंपल। देखो क्या करेंगे, 3:1 को अगर हम 3:1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। देखो कैसे करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। ठीक है, तो 9 3 3 1 सिंपल आ गए। हमारी फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 9 3 3 1। ठीक है, शॉर्टकट से तरीके से सॉल्व करना है इसको। और ऐसा हम जीनोटाइपिक रेशियो के लिए भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें जीनोटाइपिक रेशियो निकालनी हो विच इज हमारा 1:2:1 होता है ना, तो इसको भी खुद से मल्टीप्लाई कर देना, 1:2:1, तो जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाल लोगे नेक्स्ट जनरेशन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज B+, मतलब फादर का ब्लड ग्रुप कितना है, B+, मदर इज A+ एंड चाइल्ड इज O। तो एक तो आगे बढ़ने से पहले हम इनका ये लिख देते हैं कि अगर चाइल्ड O है, तो मेरी बात सुनो, अगर चाइल्ड O है दैट मीन्स चाइल्ड के पास तो स्मॉल आई प्रेजेंट है। स्मॉल आई है दैट मीन्स एक एक पेरेंट के पास एक स्मॉल आई तो प्रेजेंट होगा, मतलब दोनों पेरेंट्स से एक, मदर से एक स्मॉल आई, फादर से एक स्मॉल आया है, तो मतलब मदर के पास भी एक स्मॉल आई है, फादर के पास भी एक स्मॉल आई प्रेजेंट है। दैट मीन्स मदर एंड फादर आर हेटेरोजाइगस। तो पहले ही हम इनकी जीनोटाइप लिख देते हैं, आई कैपिटल बी स्मॉल आई कैपिटल ए स्मॉल आई, एंड इसका लिख देते हैं स्मॉल आई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी। तो देखो जीनोटाइप ही तो पूछा है कि जीनोटाइप क्या है इन सबका, तो बता दो क्या है। I B I, I8I और I किस में प्रेजेंट है, I B I, I8I एंड I इसमें तो है। इसमें तो हमको नहीं नजर आ रही है ऐसा कुछ, इसमें भी हमको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं। दैट ऑप्शन आएगा हमारा ए ओनली। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो क्या बोल रहा है। मैच तो फॉलोइंग है, देखो सॉल्व करो। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछ लिया है हमको। तो डाउन सिंड्रोम तो हमको पता है कि ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होता है, और डाउन क्रोमोसोम के आगे दिया भी है 21st क्रोमोसोम। तो ए को थर्ड से मैच करते हैं, क्या इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। वाओ, एक ही में प्रेजेंट है हमारा, ए का थर्ड, तो आंसर तो हमें पता चल गया कि ए का थर्ड होगा। बाकी भी सॉल्व करके देख लो। अगर अल्फा थैलेसीमिया की बात करें तो वो 16th क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है, और बीटा थैलेसीमिया 11th क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। ठीक है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम
बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सिंपल सी चीज भी पता होती है ना, तो मैच द फॉलोइंग में या फिर कुछ भी करके पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका एक ही उस ऑप्शन से करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात कर रहा है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर वन इज रिसेसिव। तो ये तो बात सही है, मेंडल ने तो यही बोला था कि दो आउट ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। ये स्टेटमेंट तो सही है। ए को गलत बताया क्या? कहीं ए को यहाँ पे गलत बताया, इसको काट देते हैं सबसे पहले। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। ये तो बात हमें कुछ जमी नहीं कि अलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार। सी क्या बोल रहा है, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर एंड नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स। तो नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स में सही बात है कि फैक्टर्स हमारे पेयर्स में ही होते हैं। सी स्टेटमेंट भी हमारी सही है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। बिल्कुल सही बात है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो यूनिट कंट्रोल करती है उसको क्या बोला गया था? फैक्टर बोला था। सही बात है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो सही बात है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है, यानी कि सिर्फ एक पेरेंट का एक्सप्रेशन ही हमें देखने को मिलता है। तो सही बात है ये भी। तो मतलब बी स्टेटमेंट हमें कुछ जमी नहीं, उसके अलावा बाकी सब स्टेटमेंट ए सी डी एंड ई हमारी सही है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। क्या बोला गया है हमें, इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड कलर। अच्छा, ब्लैक सीड कलर डोमिनेंट है व्हाइट सीड कलर। यहाँ पे आना चाहिए स्मॉल बी कि ब्लैक सीड कलर का जो प्लांट है हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता है, या तो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द, देखो वही बात कर रहा है कि ब्लैक सीड का जीनोटाइप बता दो हमको। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट। तो ये पूछ रहा है कि अगर हमें सिर्फ ये पता है कि एक प्लांट है वो ब्लैक सीड कलर शो कर रहा है, लेकिन हमें जीनोटाइप नहीं पता कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। मुझे जीनोटाइप बता दो कि कैसे बताओगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। जब आप एक अननोन जीनोटाइप को रिसेसिव जीनोटाइप से क्रॉस करवाते हो, तो इसको भी मैं रिसेसिव जीनोटाइप से क्रॉस करवाती हूँ और इसको भी रिसेसिव जीनोटाइप से क्रॉस करवाती हूँ। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे ऑब्वियसली। देखो पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे, एक साइड रख देते हैं ये वाला और दूसरी साइड रख देते हैं ये वाला। तो देखो क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। इसका मतलब ऐसा आया, कैपिटल बी स्मॉल बी आया और स्मॉल बी आया। दोनों 2:2 मतलब 1:1 आया, 1:1 आ गया मेरा। ठीक है, तो मतलब अगर प्लांट हेटेरोजाइगस होगा तो 1:1 आएगा, और अगर होमोजाइगस प्लांट होगा, तो देखिए क्या आएगा पन्नेट स्क्वायर का रेशियो। देखो इधर लिख देते हैं कैपिटल बी, इधर लिख देते हैं स्मॉल बी। तो देखो कैसे करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और इधर भी कैपिटल बी स्मॉल बी। मतलब सारे प्लांट्स टॉल आ जाएंगे, है ना, सारे के सारे प्लांट्स हमारे टॉल देखने को मिलेंगे। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे ऑल, सॉरी टॉल क्यों बोल रही हूँ मैं, टॉल इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, वो हम मेंडल में बात करते हैं। यहाँ पे हम ब्लैक सीड्स की बात कर रहे हैं और कौन सा सीड कलर दिया है, व्हाइट सीड कलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, टॉल शॉर्ट को भूल जाना, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लैक एंड ब्राउन सीड कलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल ब्लैक सीड्स आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये वाले सीड्स ब्लैक आएंगे और ये वाले सीड्स हमारे ब्राउन आएंगे। तो मतलब हमें किससे क्रॉस करवाया जिससे हमको जीनोटाइप का पता चल गया, स्मॉल बी से। क्या ऑप्शन में है, यस स्मॉल बी से कराएंगे तो हम टेस्ट क्रॉस करके पता चलवा सकते हैं कि हमारा पेरेंट का जीनोटाइप क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग है। देखो क्या दिया है कि टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन को तो हमको पता है क्या बोलते हैं, हम अलील बोलते हैं, है ना, अलील बोलते हैं, अलील अलील गिरा एक का थर्ड। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है कि क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स।
ठीक है, अगर F1 प्रोजेनी को आपको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस करवाना है, तो होमोजाइगस रिसेसिव हमने अभी बात किया, ठीक है, टेस्ट क्रॉस में हम पता चलवाते हैं अगर हमको होमोजाइगस रिसेसिव से उसको क्रॉस करवाना है। नेक्स्ट देखो, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट्स, अगर एनी ऑफ द पेरेंट्स है यानी कि किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवाओ चलेगा, तो उसको बोलेंगे हम बैक क्रॉस, ठीक है। और डी क्या दिया है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन अ प्लांट्स, तो अगर प्लांट में क्रोमोसोम सेट्स की बात कर रहे हैं तो उसको हम प्लॉइडी बोलते हैं। बट देखो क्या एक ही क्वेश्चन से एक ही ऑप्शन से सॉल्व हो जाता, अगर हमें ए का थर्ड ही लगा दिया तो उससे ही सॉल्व हो जाता, सिर्फ इस ऑप्शन में है बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, अ पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद अ रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी, तो पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन का हमारा प्लांट है, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप होगा इसका। किससे क्रॉस किया, रेड फ्लावर से, मतलब कैपिटल आर होगा। तो प्रोजेनी की बता दो हमको किस तरीके का होगा, अगर हम कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करवाएं तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पे आएगा कैपिटल आर, देन कैपिटल आर एंड यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब ये और ये वाला दिख रहा है ना, हमारे बन जाएंगे पिंक फ्लावर्स, और बाकी के दो बन जाएंगे हमारे ये और ये रेड फ्लावर्स, ठीक है। तो मतलब आधे फ्लावर्स रेड बन जाएंगे और आधे फ्लावर्स हमारे पिंक बन जाएंगे। तो दिया है कि रेड फ्लावर्स एज वेल एज पिंक फ्लावर, सही बात है, ओनली पिंक फ्लावर, नो नो और नो, ठीक है, रेड फ्लावर्स एज वेल एज पिंक फ्लावर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो, हमसे पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स एंड ह्यूमन पेडिग्री, तो हमको पता है कि अगर हम रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग दिखाते हैं तो हम उसको डबल लाइन से शो करते हैं इस तरीके से, और डबल लाइन से शो किया हुआ हमको ऑप्शन नंबर सी में दिखाया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज हमारा करेक्ट। इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, देखो नेक्स्ट दिया हुआ है कि ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज, ठीक है, ब्रॉड पाम है जो हमारा पाम होता है, ठीक है, हथेली, वो चौड़ा ब्रॉड पाम, और सिंगल पाम क्रीज जो हमारी पाम में बहुत सारी क्रीज होती है, वो सिंगल पाम क्रीज है किसमें होगी, इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम, तो हमें पता है कि एनसीईआरटी में एक बेबी का डायग्राम बनाया है, ठीक है, इस बेबी के डायग्राम में तुमको चौड़ा पाम नजर आएगा, किसमें, डाउन सिंड्रोम में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चले, देखो अब हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में हमें पूछा है, ठीक है। द डिसऑर्डर वाज डिस्कवर्ड बाय लैंगडॉन डाउन, नो, लैंगडॉन डाउन ने तो हमें डाउन सिंड्रोम दिया था। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज आल्सो, ठीक है, गायनाकोमैस्टिया पढ़ा था हमने, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसमें होता है उसमें गायनाकोमैस्टिया यानी कि कुछ फीमेल फीचर्स देखने को मिलते हैं मेल इंडिविजुअल्स में भी। एन अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर, तो हमने नहीं देखा था ऐसा होता है। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है क्लाइनफेल्टर में। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, यस, स्टेराइल होते हैं, दैट मींस दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस एंड दे आर नॉट एबल टू कैरी ऑन देयर ओन प्रोजेनी, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई दिया है क्या, यस, तो ऑप्शन बी एंड ई आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द फिनोमिनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर्स टू, तो मतलब प्लियोट्रोपिज्म के बारे में हमने बात किया है, देखो प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है बताओ, ठीक है। प्लियोट्रोपिज्म के बारे में क्या बोला है, मोर देन टू जीन अफेक्टिंग अ सिंगल कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल क्रॉसओवर, प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स ईच ऑफ टू जीन। में दिया है हमें कि द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर्स टू मोर देन टू जीन्स, नहीं, मोर देन टू जीन्स के बारे में तो हम बात ही नहीं करते हैं प्लियोट्रोपिज्म में। प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल क्रॉसओवर, नो। और प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स, नहीं, दो एलील्स भी नहीं बात करते, हम बात करते हैं प्लियोट्रोपिज्म में कि एक सिंगल जीन है वो मल्टीपल फिनोटाइप्स को अगर कंट्रोल कर रहा है तो उस फिनोमिनन को बोला जाता है प्लियोट्रोपिज्म। तो सिंगल जीन इज अफेक्टिंग मल्टीपल phenotypic expression is called प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है हमें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन,
ठीक है, frequency of recombination between gene pairs on same chromosomes as a measure of distance between gene to map their position of chromosome were used for the first time. तो देखो बेटा, मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे, ठीक है, जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टुअर्ट। ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन उठा के दे दिया है, ठीक है, आप देखना जाके। एनसीईआरटी में एग्जैक्टली लिखा है कि अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ये दिया था, ठीक है, और ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे, ये इन्फॉर्मेशन भी याद रख। नेक्स्ट देखो, यस, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स ए एंड सी इज 5। तो हमें बताया अलग अलग जीन्स के बीच में इतनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, मतलब इन दोनों जीन्स के रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस कुछ इतने परसेंट है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हमें बताना है कि वो जीन्स किस ऑर्डर में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है क्रोमोसोम पे। तो देखो सॉल्व करते हैं। अगर ए और सी के बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी है 5%, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया है कि बी एंड सी के बीच में दिया है 15% रिकॉम्बिनेशन। तो बी या सी के बीच में या फिर सी या बी के बीच में बात तो एक ही है, तो मैं यहाँ पे बी लिख दूं कि बी और सी के बीच में 15% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी है। फिर बी एंड डी के बीच में 9% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, बी एंड डी के बीच में 9% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी है। जो क्वेश्चन में दिया है मैं सिर्फ वो लिख रही हूँ यहाँ पे उठा के, ठीक है। एंड ए एंड बी इज 20% और ए और बी को बोला है 20%। तो ये तो 15+5 भी 20 ही होता है, इन्होंने भी 20 भी बोला है, तो ये तो सेंस बन रही है कि ए सी और बी एज इट इज क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब 20 और ये दोनों रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एकदम इक्वल है, ठीक है। तो मेक सेंस कि ए सी और बी एज इट इज प्रेजेंट होंगे। आगे देखो क्या बताया है, सी एंड डी के बीच में बताई है हमें 24%, ठीक है, 24% बताई है। 15 और 9 कितने होते हैं, 15 और 9 भी 24 होते हैं ना, ठीक है। तो 15 और 9 भी मैच कर रहे हैं 24 से, तो मतलब सी बी और डी भी एज इट इज प्रेजेंट हो सकती है सीरीज में क्रोमोसोम पे। अगर मुझे इन दोनों के बीच की भी पता चल जाए तो मैं बता दूंगी कि हाँ, ए सी बी भी ऐसे ही प्रेजेंट है, सी बी डी भी ऐसे ही प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच की भी अगर इन सबसे मैच कर जाए तो मतलब ये जीन्स ए सी बी डी एज इट इज क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो हमको बताया है ए और डी के बीच में 29% है, मतलब ये कंप्लीट इज 29%। देखो 5+15 20, 20+9 29, तो ये तो मैच कर गया, 29 इधर और 29 इधर। तो मतलब ये जीन्स जैसे इन्होंने क्वेश्चन में दिया था वैसे ही क्रोमोसोम पे अरेंज है सीरीज में, ए सी बी डी, ए सी बी डी। तो ऑप्शन नंबर सी इज हमारा करेक्ट, ठीक है। आगे देखो, हमसे पूछा है कि कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन whose mother was also color blind। तो कलर ब्लाइंड फीमेल है तो मतलब उसके दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे सी मैरिज अ मैन whose mother was also color blind। तो एक मैन से उसने मैरी किया जिसकी मदर was also color blind। तो अगर मदर भी कलर ब्लाइंड थी तो मतलब मदर के भी दोनों क्रोमोसोम पे सी सी, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है, राइट। अगर रिसेसिव है और डिसीज है तो मतलब दोनों अलील्स रिसेसिव अलील्स होंगी, तभी इंसान को डिसीज हो सकती है, ठीक है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो मतलब बताया कि एक फीमेल है, इसने एक ऐसे मैन से शादी करी जिसकी मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इनकी प्रोजेनी के कलर ब्लाइंड होने के क्या चांसेस है। तो देखो, अगर इस मेल की मदर कलर ब्लाइंड है तो इस मेल ने ये एक्स क्रोमोसोम तो अपनी मदर से ही लिया है, तो मतलब नॉर्मल तो नहीं आया होगा, ठीक है, ऐसा ही आया होगा एक्स सी। तो मतलब अब ये दोनों के दोनों इंडिविजुअल्स को कलर ब्लाइंडनेस है, मेल भी कलर ब्लाइंड है एंड फीमेल भी कलर ब्लाइंड है। क्या मैं समझा पाई? ठीक है, अब आगे देखो कि अगर इनकी प्रोजेनी होगी तो देखो इनकी प्रोजेनी कैसे बनती है। एक्स, ये वाला एक्स अगर इस वाले एक्स के साथ जाएगा तो एक्स सी, ठीक है। अब ये वाला एक्स अगर इस वाई के साथ जाएगा तो एक्स सी वाई बनाएगा। ये वाला एक्स सी इसके साथ जाएगा तो एक्स सी बनाएगा, और ये अगर इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, एक्स सी एंड वाई। तो मतलब डिसीज्ड फीमेल, इधर क्या है, ये डिसीज्ड मेल, ये क्या है डिसीज्ड फीमेल, एंड ये क्या है डिसीज्ड मेल। मतलब सारे के सारे बच्चों को अब क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। मतलब 100% चांसेस है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मतलब सारे के सारे बच्चे जो होंगे वो कलर ब्लाइंड हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स हमको दी गई है, असर्शन एंड रीजन। Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome. अच्छा, तो बोल रहा है कि मेंडल लॉ उनके लिए काम नहीं करता जो एक ही क्रोमोसोम पे एक साथ में अटैच्ड है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो देखो रीजन तो एकदम ही गलत है। तुम अगर असर्शन भी समझ नहीं आया तो रीजन क्या बोल रहा है कि जो जीन्स एक साथ प्रेजेंट होती है ना वो साथ में असॉर्ट भी नहीं करती है। तो पहले रीजन सॉल्व करके देखो कि जहाँ पे रीजन करेक्ट है वो तो तुम पहले ही काट दो। रीजन करेक्ट गलत, ठीक है, रीजन करेक्ट गलत, ठीक है, रीजन करेक्ट गलत। तो मतलब कि ये तो गलत है ना कि जो जीन्स क्लोजली रिलेटेड, जो जीन्स एक क्रोमोसोम पे लेट्स सपोज ये जीन है, इस पे एक ये जीन है और एक ये जीन है, ये दोनों एक साथ साथ प्रेजेंट है। तो अगर एक साथ प्रेजेंट है तो इनके इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ये दोनों साथ में ही जाएंगे। ठीक है। तो मतलब रीजन तो हमारा गलत है कि क्लोजली रिलेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, गलत है। क्लोजली रिलेटेड जीन्स असॉर्ट अलग अलग। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है। आई होप इतने जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए अभी तक 2022 तक के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा, जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया आपको सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट कुछ 25 के अप्रोक्सीमेटली हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे पार्ट नंबर सेकंड में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।